इस वक्त जहां पूरी दुनिया का फोकस गजा में होने वाली इसराइल पैलेस्टाइन वॉर पर है, वहीं दूसरी तरफ पिछले 1.5 साल से जारी रशिया और यूक्रेन वॉर में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज अब यूक्रेनियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो रशिया के साथ डील करके इस वॉर को खत्म करे, और इवन इस डील के नतीजे में अगर रशिया को कुछ देना भी पड़ता है तो इट्स टोटली फाइन। इस 360 डिग्री टर्न की सबसे बड़ी एग्जांपल है टाइम मैगजीन, जिसने 2022 में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को द पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया था। अब यही टाइम मैगजीन ये रिपोर्ट कर रहा है कि जेलेंस्की इस वॉर में बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। आर्टिकल में मजीद ये लिखा है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को लगता है कि वेस्टर्न पावर्स ने उन्हें धोखा दिया है। दिस पॉसिबली कुड बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर यूक्रेन। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अमेरिका और नेटो इस वॉर में फेल क्यों हुए, और दूसरी तरफ इतने मीडिया प्रोपेगेंडा और सैंक्शंस के बावजूद रशिया आज भी इतना पावरफुल कैसे है कि सारे नेटो कंट्रीज मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। याद रहे कि ये 21st सेंचुरी के डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं, जब दुनिया अमेरिका की सुप्रीमेसी से निकलकर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने जा रही है। और ये सब कैसे और कब होने जा रहा है, आए जानते हैं। सच ये है कि इस वीडियो में 24 फरवरी 2022 की सुबह रशिया ने 2 लाख फौजियों और कई 100 टैंक्स के साथ इन 3 साइड से यूक्रेन पर अटैक कर दिया। उनका गोल ये था कि जल्द से जल्द यूक्रेनियन कैपिटल कीव तक पहुंचकर उस पर कब्जा किया जाए। जवाब में यूक्रेन ने वेस्ट से मिलने वाले हथियारों के साथ कई महीने इस रशियन अटैक को रेजिस्ट किया, मगर आज करीबन 1.5 साल बाद रशिया इन सारे हाईलाइटेड एरियाज को अपने कंट्रोल में ले चुका है। हालांकि पिछले 1.5 साल से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स यूक्रेन को सप्लाई कर चुके हैं। वेस्टर्न मीडिया भी पिछले 1.5 साल से सबको कन्विंस कर रहा है कि यूक्रेन वॉर जीत रहा है, रशिया की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, पुतिन की गवर्नमेंट खत्म होने वाली है। मगर ये सब बातें रियलिटी से बहुत दूर हैं। सबसे पहले तो वेस्टर्न मीडिया का ये क्लेम कि सैंक्शंस के बाद रशियन इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है बिल्कुल भी सच नहीं, बिकॉज तकरीबन 100 कंट्रीज ने रशिया के खिलाफ वेस्टर्न सैंक्शंस को एक्सेप्ट नहीं किया। इवन दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज जैसे कि चाइना, इंडिया, मैक्सिको, ब्राजील, टर्की, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब कंट्रीज ने इन सैंक्शंस को रिजेक्ट किया है, बिकॉज रशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी सप्लायर है। दरअसल रशिया नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है। रशिया के पास दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कोयले और दुनिया के 6ठे सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व्स हैं। इसीलिए रशिया को साइड लाइन करना कोई आसान काम नहीं। रशिया यूक्रेन वॉर से पहले इंडिया रशिया से सिर्फ 3% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, जबकि आज इंडिया का 40% क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट हो रहा है। इसी तरह चाइना और रशिया में भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, जिसके मुताबिक चाइना अपने बॉर्डर के साथ रशियन एरियाज में नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने के लिए रशिया को इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबर देगा, और बदले में रशिया चाइना को आधी कीमत पर ऑयल और गैस सप्लाई करेगा। इस तरह चाइना की स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के थ्रू आने वाले तेल से भी डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, जो उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। इसी तरह अमेरिका, जो रशिया पर सैंक्शंस लगाने में सबसे आगे था, उसी के एक न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग 2022 से 2023 तक अमेरिकन कंपनीज ने रशिया से न्यूक्लियर एनर्जी खरीदने के लिए $1 बिलियन की पेमेंट की है। इसी तरह वेस्टर्न कंट्रीज की सैंक्शंस के बाद रशिया का सारा ट्रेड नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ शिफ्ट हो गया है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे कि किर्गिस्तान, आर्मेनिया और जॉर्जिया मिडलमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। यूरोप का सारा माल इन कंट्रीज में आता है और रशिया इनसे यूरोपियन माल खरीद लेता है। इसी तरह कुछ रिपोर्ट्स हैं कि अभी भी फ्रांस और जर्मनी रशिया से इसी रूट के थ्रू सीक्रेट ट्रेड कर रहे हैं। इसी तरह रशियन रूबल भी अपने प्री वॉर वाले लेवल्स पर पहुंच चुका है, और इसमें रशियन गवर्नमेंट की स्मार्ट प्लानिंग का बहुत बड़ा हाथ है। जब रशिया पर सैंक्शंस लगी और रूबल कोलैप्स कर गया, तो गवर्नमेंट ने फॉरेन करेंसी बाय करना बैन कर दिया और एक्सपोर्ट करने वाली रशियन कंपनीज को फोर्स किया कि वो अपने 80% प्रॉफिट्स रशियन रूबल में रखें। इसी इंपोर्ट बैन और हाई रूबल डिमांड की वजह से रशियन करेंसी बाउंस बैक करके पिछले 8 साल के सबसे हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। सो इन अ नटशेल, स्ट्रॉन्ग करेंसी, अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव ट्रेड पार्टनर्स और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ कैश के साथ पुतिन ने एक ऐसी इकोनॉमी खड़ी कर ली है कि रशिया अगले 5 साल भी यूक्रेन वॉर को सस्टेन कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वेस्टर्न इकोनॉमीज और स्पेशली यूक्रेन शायद अब इस वॉर को लंबे अरसे तक सस्टेन ना कर सकें। इसीलिए अब सबको बड़ा ओपनली नजर आ रहा है कि अमेरिका अब इस वॉर से बाहर निकलना चाह रहा है। आप ये अमेरिकन सेनेटर जॉश हॉली का एक क्लिप सुने कि वो इस सारे इशू पर क्या कह रहे हैं। President Zelensky, the conflict is a total stalemate. That's what he said. Totally frozen, I believe, was what his words were. Which is also what the administration told us yesterday. Which leads me to ask, what is the goal here for the United States? I mean, what is it this administration wants to do? I have no earthly idea. इन शॉर्ट वही अमेरिका जो हर वक्त ये क्लेम करता था कि रशिया को हराए बगैर हम पीछे नहीं हटेंगे, अब खुद एक ऐसी तंग गली में फंस चुका है जहां उसे समझ नहीं आ रही कि आगे जाना है कि पीछे। यूक्रेन वॉर का डिसीजन अब सिर्फ एक सवाल पर डिपेंडेंट है कि कौन ज्यादा अरसे तक ये जंग लड़ सकता है। यूक्रेन का प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज उसे हथियार तो सप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर उसके सोल्जर्स इतने ट्रेंड नहीं कि उन्हें यूज कर सकें, तो इन हथियारों के होते हुए भी रशिया का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। और अब जबकि मिडिल ईस्ट में एक और वॉर शुरू हो चुकी है जिसमें एक बार फिर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को भी एहसास होना शुरू हो चुका है कि नाउ ही इज ऑन हिज ओन, बिकॉज अमेरिका के लिए यूक्रेन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इसराइल है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि वेस्टर्न मीडिया पर अब सारी कवरेज इसराइल और हमास रिलेटेड है। यूक्रेन पर आपको हार्डली कोई अपडेट्स मिलेंगी, और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि पब्लिक लेवल पर भी आपको ये शिफ्ट नजर आएगा। अभी पिछले हफ्ते एक पोल रिलीज हुआ जिसमें 41% अमेरिकन सिटीजन्स ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को बहुत ज्यादा एड दे रहा है। हालांकि सिर्फ 3 महीने पहले सिर्फ 24% अमेरिकन ऐसा सोचते थे। और अब यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अगर यूक्रेन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की बात मानकर रशिया से पीस डील कर लेता है, तो वो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि अमेरिका और नेटो के लिए भी एक बहुत बड़ी शिकस्त होगी। बिकॉज कहां वॉर से पहले ये क्लेम किया जा रहा था कि हम न सिर्फ रशियन आर्मी को वापस धकेलेंगे बल्कि मॉस्को तक के हिस्से पर कब्जा कर लेंगे। और अब सिचुएशन ये है कि यूक्रेन इस पीस ट्रीटी के नतीजे में अपना 20% एरिया खो सकता है। और आप देखेंगे कि वेस्टर्न मीडिया एक बार फिर इस नैरेटिव को घुमा फिरा कर पेश करेगा कि ये एक डिफीट नहीं है बल्कि नेटो इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद और स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बिकॉज अब स्वीडन और फिनलैंड भी नेटो के मेंबर्स बन गए हैं। सारी फॉल्ट असल में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की की थी, उसकी पुअर लीडरशिप की वजह से हम इधर तक पहुंचे हैं एंड सो ऑन। लेकिन इस बार इस नैरेटिव को बिल्ड करना इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बावजूद सारे नेटो को शिकस्त हुई है, जिससे पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा कि अब अमेरिका और नेटो इतने पावरफुल नहीं रहे और असल पावर किसी और कंट्री के पास है। और इसी परसेप्शन को तोड़ने के लिए अमेरिका एक बार फिर ताइवान को अश्योर करेगा कि चाइना से डरने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। मगर लेट्स स्टॉप हियर एंड आस्क अ सिंपल क्वेश्चन। अगर अमेरिका और नेटो के 30 कंट्रीज मिलकर भी एक रशिया को नहीं रोक सके जिसकी इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी का 10% भी नहीं, तो यही अमेरिका और नेटो चाइना से कैसे लड़ सकते हैं? इसीलिए ताइवान को बहुत ही केयरफुली थिंक थ्रू करना चाहिए और सोचना चाहिए कि कहीं अमेरिका यूक्रेन की तरह ताइवान को चाइना के खिलाफ एज प्रॉक्सी तो यूज नहीं करना चाहता और कहीं ताइवान का अंजाम भी यूक्रेन जैसा ना हो जाए। अमेरिका में भी लोग अब गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर इतने पैसे खर्च करने के बाद और पूरी इकोनॉमी बर्बाद करने के बाद पीस ट्रीटी ही करनी थी, तो शुरू में यूक्रेन को पंप करने की क्या जरूरत थी? 6 साल पहले अमेरिकन पॉलिटिकल एनालिस्ट जॉन मेयर्सहाइमर ने यही प्रेडिक्ट किया था कि अगर अमेरिका ने नेटो और यूक्रेन को रशिया के खिलाफ वॉर में उतारा तो उसका अंजाम सिर्फ ये होगा कि यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा और अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। दूसरी तरफ चाइना बहुत तेजी से दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, चाहे वो साउथ अमेरिका हो या अफ्रीका, और नतीजतन ग्लोबली अब चाइना एक वर्ल्ड पावर के तौर पर पोर्ट्रे हो रहा है। इसीलिए अभी लास्ट मंथ 130 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने चाइना में होने वाली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 10th एनिवर्सरी अटेंड की। ये एक बहुत बड़ा साइन था कि दुनिया अब वेस्ट के बजाय ईस्ट की तरफ देख रही है। आने वाले कुछ महीनों में हमारी दुनिया बदलने जा रही है, पावर बैलेंस शिफ्ट होने वाला
वाला है और इसके नताइज अच्छे निकलेंगे या बुरे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।